to your own channel Judicious. Legal Studies Class 12th CBSE Board was the subject that we were taking up, and Unit 1 of Legal Studies of Class 12th is about Judiciary. इस यूनिट के पहले दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, मैं लिंक यहाँ पर दोबारा प्रोवाइड करूंगा. टॉपिक नंबर 3 इज अबाउट अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस. हम जो सेशन में कवर करेंगे चीजें, वो पहला मेजर चंक रहेगा, वो रहेगा जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, फिर करंट प्रैक्टिस क्या है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, फिर किसी भी जज का अपॉइंटमेंट या किसी भी जज का प्रमोशन यानी कि एलिवेशन. फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उनका जो एलिवेशन होता है उसका क्राइटेरिया क्या है, फिर क्या हिस्टोरिकल डिबेट है जजेस के अपॉइंटमेंट वाले इशू को लेकर, फिर एक 3 जजेस केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, उसको देखेंगे. और लास्ट में वाइंड अप करेंगे सेशन को जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी भी बोलते हैं, JAC एंड JAC, उसको लेकर. तो हम इस सेशन में बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे. थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है और वर्थ डिबेट भी है, तो ये मेजर चंक कवर करेंगे इस सेशन में. फिर बाकी बचे हुए टॉपिक्स अबाउट द ट्रेनिंग एंड देन रिटायरमेंट ऑफ जजेस एंड रिमूवल ऑफ जजेस, वो सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो पहला टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के अंदर पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. उसमें भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 इस बारे में बात करता है, और ये क्लियरली मेंशन करता है क्या प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का. सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद, किसको कंसल्ट करने के बाद, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलग किसी और जज का अपॉइंटमेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कंसल्ट करेंगे. ठीक है. क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऐसे पर्सन की जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट होने वाला है? पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. देन कम से कम 5 साल तक उन्होंने किसी हाई कोर्ट के जज के तौर पर सर्व करा हो, या फिर 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट्स के अंदर सक्सेशन में एक के बाद एक फॉर अ टोटल ऑफ मिनिमम 5 इयर्स उन्होंने सर्व करा हो एज अ जज. नेक्स्ट, एटलीस्ट 10 साल के लिए उनकी एडवोकेट की प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी हाई कोर्ट में, या फिर 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट्स में इन सक्सेशन एक के बाद एक फॉर अ मिनिमम ऑफ एटलीस्ट 10 इयर्स. और तीसरा, राष्ट्रपति के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, दैट पर्सन शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, मतलब कि वो एक रेस्पेक्टेबल ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये तो है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है. सिमिलरली हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अपने आर्टिकल 217 में 217, और प्रोसीजर क्या है, इनका भी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही प्रेसिडेंट करेंगे. किससे कंसल्ट करने के बाद? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्योंकि हम जानते हैं हाई कोर्ट एक स्टेट का होता है, तो उस स्टेट के गवर्नर को भी कंसल्ट करा जाएगा, और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी कंसल्टेशन यहाँ पर लगेगा. क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट होने के लिए? अगेन, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी. फिर एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस हो, उन्होंने 10 साल एक कोई ना कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करा हो इंडिया के अंदर, और एटलीस्ट एज एन एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट या फिर 2 हाई कोर्ट में एक के बाद एक कंटिन्यूअस सक्सेशन में मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ही कोई पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद एक और जो लोअर जुडिशरी होती है, जिसमें क्या आते हैं डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 233 में इसके बारे में दिया गया है. प्रोसीजर क्या है? डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर, किसको कंसल्ट करने के बाद? उस स्टेट की हाई कोर्ट को कंसल्ट करने के बाद. क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? सच अ पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हु हैज हैड मिनिमम ऑफ 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज अ लॉयर, मतलब उनको मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ लॉयर इन अ बार, वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस करी होनी चाहिए. ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है. अब देखते हैं करंट प्रैक्टिस क्या है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा है
और करंटली क्या प्रैक्टिस यूज हो रही है उसको भी देखना यहाँ पर जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा डिबेटेबल है। करंट प्रैक्टिस देख लेते हैं। एट प्रेजेंट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हो या हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हो, उसमें जो एक मॉडल फॉलो करते हैं वो मॉडल है कॉलेजियम मॉडल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्शन कुछ और दी है, मगर हम एक्चुअल में कॉलेजियम मॉडल यहाँ पर यूज हो रहा है। क्या है ये वो देखते हैं। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, तो होता क्या है बेसिकली, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस को कंसल्ट करेंगे और कोई एक नाम जो इनका आपस में डिस्कशन में निकल कर आएगा कि किसको जज नियुक्त अपॉइंट करें सुप्रीम कोर्ट में, वो नाम वो आके फॉरवर्ड करेंगे किसको, टू दी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, ये उस नाम को आगे एडवाइस करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, जो कि अल्टीमेटली जाकर अपना जो ओपिनियन है वो प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो ये है कॉलेजियम मॉडल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। सिमिलरली अगर बात करें फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो इस सिचुएशन में जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट कर कर एक आगे अपना जो रिकमेंडेशन है वो फॉरवर्ड करेंगे किसको, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को और उस स्टेट के गवर्नर को। यहां से जो नाम सामने आया, जो रिकमेंडेशन था, वो जाएगा किसके पास, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास, जो अगेन उस रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करेंगे किसके पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के साथ कंसल्ट कर कर अपना ओपिनियन वापस भेजेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। अब ये जो रिकमेंडेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास आया, वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर अपना जो ओपिनियन होगा वो दे देंगे, बता देंगे प्रेसिडेंट को, और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर देंगे हाई कोर्ट का जज। तो ये होते हैं, ये है सारा कॉलेजियम मॉडल। अच्छा, क्या क्राइटेरिया है किसी पर्सन का behind his appointment as a judge or maybe behind his elevation as a judge, मतलब from high court to supreme court? क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर बात करें क्राइटेरिया फॉर एलिवेशन और अपॉइंटमेंट और एज अ जज, तो अगर पोस्ट देखें चीफ जस्टिस, कौन सा जज चीफ जस्टिस की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो यहां पर जो क्राइटेरिया है दैट इज सीनियोरिटी ऑफ ए जज। जो जज जितने सीनियर हैं, सीनियोरिटी के हिसाब से जितने ऊपर हैं, वो एलिजिबल होंगे चीफ जस्टिस की पोस्ट के लिए। सेकंड, अगर पोस्ट दूसरी पोस्ट देखें जो कि है हाई कोर्ट के जज के लिए, क्या क्राइटेरिया है, तो अगर कोई लोअर जुडिशरी के जज हैं, मतलब हाई कोर्ट से निचली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के कोई जज हैं, तो उनके मेरिट के ऊपर बेस्ड होगा कि वो हाई कोर्ट के जज के लिए एलिवेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। दूसरा, अगर कोई एडवोकेट है जो किसी बार में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका भी मेरिट देखा जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि वेदर ही और शी इज एलिजिबल टू बिकम अ जज इन द हाई कोर्ट। अच्छा, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे लोअर जुडिशरी के जज हो चाहे कोई बार के एडवोकेट हो, उनका मेरिट यहाँ पर काउंट कर रहा है। मेरिट के बेस पर उनका एलिवेशन हो रहा है एज अ जज इन द हाई कोर्ट, और उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है एज अ जज इन द हाई कोर्ट। तो मेरिट के अंदर क्या देखा जाएगा, मेरिट का मतलब है, मेरिट रिफर्स टू देयर जजमेंट्स एंड केसेस, किस तरीके के जजमेंट दिए हैं उन लोअर जुडिशरी के जज ने, या फिर किस तरह के केसेस को हैंडल करा है उन एडवोकेट ने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बार में। तो उस मेरिट के बेस पर उनका अपॉइंटमेंट और एलिवेशन होगा एज अ जज इन द हाई कोर्ट। नाउ इसी टॉपिक के अंदर जो पॉइंट है एक और इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेसिंग द हिस्टोरिकल डिबेट ऑन द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। बहुत पहले से एक डिबेट रही है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, उसको ट्रेस करते हैं इस डिस्कशन के थ्रू। देखिए, शुरू से ही एक कांस्टेंट झगड़ा रहा है एग्जीक्यूटिव यानी कि जो लॉ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके और जुडिशरी के बीच में, किस बात को लेकर, अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि हमारे हिसाब से जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जबकि जुडिशरी बोलती है कि हमारे हिसाब से जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। यहां तक कि जो 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट थी, जो उस टाइम के चेयरमैन MC सेटलवर्थ, जो कि पहले अटॉर्नी जनरल भी थे 1958 में इंडिया के अंदर, ये कंसर्न्स अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर कुछ कंसर्न उस 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट में भी रेज करे गए थे।
कमीशन ने ये चीज नोट करी कि किसी भी जज का अपॉइंटमेंट या रिजेक्शन एग्जीक्यूटिव के थ्रू किया जा रहा है, और वो भी जुडिशरी के सजेशन को साइड में रखकर, उसको बिल्कुल अवॉइड करके, इग्नोर करके। इस वजह से ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है जजेस के अपॉइंटमेंट या रिजेक्शन के प्रोसीजर के दौरान। रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट करा कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल, रीजनल, कम्युनल या और ऐसे दूसरे ग्राउंड्स पर होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो बेस्ट पर्सन होता है टू बिकम अ जज, जो फिटेस्ट होता है ऑफ द लॉट, उनका कभी अपॉइंटमेंट होता ही नहीं, बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिकल, रीजनल, कम्युनल और अदर सच ग्राउंड्स। कमीशन ने अपना सजेशन भी दिया और उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि ये दोनों एक साथ आकर यूनानिमसली डिसाइड कर पाए अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। यहीं से ही निकल कर आया हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक, जो है द 3 जजेस केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। 3 जजेस केस ये बेसिकली है क्या? देखिए, पहला केस था जिसका नाम था द फर्स्ट जजेस केस, जो कि आया ईयर 1981 में, और इस केस के थ्रू ये रिकमेंड किया गया कि प्राइमरी पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास है, मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास है टू अपॉइंट द जजेस। और इस केस में ये भी उन्होंने स्टेट करा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिकमेंडेशन है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज, जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं प्रेसिडेंट को, ऐसा रिकमेंडेशन रिफ्यूज किया जा सकता है अगर उसके अगेंस्ट कोई लॉजिकल रीजन है तो, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट जजेस केस था उसने क्लियरली एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर दी जुडिशरी के कंपैरिजन में। इस केस के ठीक 12 साल बाद आया द सेकंड जजेस केस ईयर 1993 में, और सेकंड जजेस केस ने जो फर्स्ट जजेस केस का रिकमेंडेशन था उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। इन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास प्राइमरी पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, और जो भी अपॉइंटमेंट होता है जजेस का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फाइनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि सेकंड जजेस केस ने फर्स्ट जजेस केस का जो रिकमेंडेशन था उसको बिल्कुल ही उलट के रख दिया, उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। तो यानी कि फर्स्ट जजेस केस ने एग्जीक्यूटिव को पावर दी ज्यादा जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर। सेकंड जजेस केस जो फर्स्ट जजेस केस के 12 साल बाद आया, उसने जुडिशरी को ऊपर रखा। और फाइनली जो थर्ड जजेस केस था, जो कई लोग बोलते हैं कि ये कोई केस नहीं था, ये तो एक ओपिनियन था, जो कि आया 1998 में। इसमें यह बोला गया कि कंसल्टेशन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो या हाई कोर्ट के। और ये जो प्रोसेस है, इन जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, ये इंटीग्रेटेड, पार्टिसिपेटरी और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, और दोनों का कंसल्टेशन होकर तब जाकर एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस के थ्रू अपॉइंटमेंट जजेस के होने चाहिए। ये ओपिनियन था थर्ड जजेस केस के अंदर। और फाइनली वाइंड अप करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के टॉपिक को नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बात करके। ये जो जेएसी है, यानी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका पर्पस ही यही था कि जो कॉलेजियन सिस्टम हमने पहले पढ़ा उसको वो रिप्लेस कर दे। और इस कमीशन के अंदर मेंबर्स कौन कौन रहने वाले हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस, यूनियन लॉ मिनिस्टर, लॉ सेक्रेटरी के साथ साथ 2 ऐसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल पर्संस जो कि प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ मिलकर नॉमिनेट करें। ये होना था जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के मेंबर्स जो ये होने थे। ये जो बिल था इंट्रोड्यूस करा गया राज्यसभा में 2013 में, अभी तक पास नहीं हुआ। अगर ये बिल पास हो जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को एक मीनिंगफुल रोल प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एन अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और ऐसा प्रोसेस जो पार्टिसिपेटरी हो और ये इंश्योर करे कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो इस प्रोसेस के अंदर, कोई इम्पार्शियलिटी ना हो when it comes to the appointment of judges in the higher judiciary. So that was all regarding the appointment of
जजेस, जुडिशियल ट्रेनिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, फिर रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में. सो स्टे ट्यून्ड टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट. जिसमें मैं शर्मा साइनिंग ऑफ. बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच.